हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम अगेन टू अ धमाकेदार सेशन। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड के एसेशन रीजनिंग के सवाल। आपके फिजिक्स से एक सवाल जरूर आता है एसेशन रीजनिंग का, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड्स में, मिड टर्म्स में, फॉर श्योर। आज हम करने वाले हैं 10 सवाल सिर्फ ह्यूमन आई चैप्टर से और देखते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं, है ना। तो एसेशन रीजनिंग कैसे करना होता है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर आप चेक कर सकते हो हाउ टू डू एसेशन रीजनिंग प्रॉब्लम्स ऑन यूट्यूब, सर्च कर सकते हो मेरे नाम के साथ, फिर आपको मिल जाएगी वीडियो। आज के सेशन में हम उन टॉप 10 सवालों करेंगे जो ह्यूमन आई से आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये सारे सवाल अमेजिंग है, बहुत बढ़िया, लेकिन स्पेशली जो आज का 9th क्वेश्चन है, इट इज क्रेजी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको इस चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन का सीरीज भी चाहिए कि नहीं। ठीक है, और ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट कि भाई आपको इस पूरे सेशन का अलॉन्ग विथ व्हाट आई हैव रिटन ऑन दिस सेशन आपको पीडीएफ मिल जाएंगी फॉर एब्सोल्युटली फ्री इन दी टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे बढ़े फिर, चलो फिर फोड़ते हैं भाई। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 10 सवाल है, 20 मिनट के अंदर पूरा सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, चलो टाइम गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। हाँ भाई, पहला सवाल बहुत सिंपल सा है, सिंपल से शुरुआत करेंगे, अच्छे से सवाल करेंगे, फोड़ते जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। क्या है सवाल आपका? सवाल है व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट्स बाय अ प्रिज्म। सही है, सही स्टेटमेंट है ना। प्रिज्म के थ्रू जब एक व्हाइट लाइट जाती है तो वो 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। द स्टेटमेंट हियर इज ट्रू। ओके, रीजन क्या बोल रहा है? Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism. डिस्पर्शन क्यों होती है वो बाद में देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? जब एक लाइट आपके प्रिज्म के थ्रू निकलती है तो उसके अंदर में जो लाइट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में रिफ्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको डिस्पर्शन मिलता है। ऐसा आपका रीजन कह रहा है, जो भी सही स्टेटमेंट है। तो अब एसेशन सही हो गया तो फिर ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, बोथ एसेशन रीजन आर फॉल्स, ये तो पॉसिबल नहीं है। एसेशन सही हो गया तो एसेशन इज ट्रू। अब रीजन सही है, रीजन इज फॉल्स, नहीं रीजन तो ट्रू है, तो सी भी गलत हो गया। तो अब ऑप्शन आता है आपके सामने कि भाई दोनों ट्रू है ना। तो अब एसेशन रीजनिंग को सवाल को कैसे करना चाहिए इसकी आइडिया मैं आपको देता हूं जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी देता हूं, फिर आगे बढ़ जाता हूं। मैंने जैसे बताया मैंने किया हुआ एक सेपरेट सेशन, बट इस सेशन में आपको दे देता हूं। एसेशन रीजनिंग का नाम निकालकर उनको सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 बोलो। ठीक है, एसेशन रीजनिंग समझ नहीं आता, जाने दो। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 1 कहता है कि कुलदीप सर बैंगलोर में रहते हैं। तो ये सही है गलत है? पहले ये देखो, क्या सेंटेंस नंबर 1 सही है गलत है? गलत है तो एक ऑप्शन होगा, चूज करके आगे बढ़ जाना, कुछ नहीं करना और। ठीक है, सही है अब फिर सेंटेंस नंबर 2 पढ़ो। क्या है सेंटेंस नंबर 2? कुलदीप सर की शादी होने वाली है। सेंटेंस नंबर 2 सही है। गलत है तो फिर ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ जाना। सही निकला तो फिर ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब ए और बी कहता क्या है कि दोनों सेंटेंसेस सही हैं, ट्रू हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो आपका सेंटेंस नंबर 2 है वो सेंटेंस नंबर 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपका सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 सही हो जाए तो फिर आपको सेंटेंस नंबर 1 से वाई पूछना है। वाई पूछना है, क्यों पूछना है? जैसे हमारे केस में क्या है, कुलदीप सर बैंगलोर में रहते हैं, क्यों? अगर वो जवाब सेंटेंस नंबर 2 निकला तो फिर आपको ऑप्शन ए चूज करना है, कहते हुए कि हाँ सेंटेंस नंबर 2 सेंटेंस नंबर 1 को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन, दैट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस नंबर 1। ऐसे होता है। तो हमने अपने सवाल पूछा भाई कुलदीप सर बैंगलोर में रहते हैं, क्यों? क्योंकि वेदांतु बैंगलोर में है। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि उनकी शादी होने वाली है। तो हाँ, हमारे लिए क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। तो वैसे यहां पर क्या ऑप्शन होगा भाई? प्रिज्म में लाइट डिस्पर्स होती है, क्यों? क्योंकि हर लाइट का वेवलेंथ अलग होता है, इसकी वजह से अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के साथ। तो हाँ, रीजन बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन बी भी नहीं, ए होना चाहिए। बोथ एसेशन रीजनिंग आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। तो ऐसे करते हैं एसेशन रीजनिंग के सवालों को। पहले सवाल में मैंने वक्त लेके आपको समझा दिया है, आई होप यू गेट द आइडिया, है ना। एक प्रिज्म के मामले में लाइट आती है, डिफरेंट लाइट्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बेंड होती है। आपकी लाइट सीधी जानी चाहिए थी, देखो रेड इतनी बेंड हुई, ऑरेंज इतनी हुई, येलो इतनी हुई, ग्रीन इतनी बेंड हो गई, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, सबका बेंडिंग अलग अलग है। परफेक्ट है,
ठीक है भाई साहब, तो ए ऑप्शन सही। अब ऐसे ही आने वाले 9 सवालों को हम करेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। चलो, हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच ओनली फादर ऑब्जेक्ट्स आर सीन। बिल्कुल सही है। हाइपरमेट्रोपिया में हमें नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, दूर की चीजें दिखती हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है तो एसेशन रीजन बोथ आर फॉल्स तो नहीं हो सकता। अब रीजन क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 2 क्या कह रहा है, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, हाँ बिल्कुल सही है। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस से ही करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तो एसेशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता है, ए और बी में से एक होगा, है ना। तो देखो हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं क्योंकि आपकी रेस रेटिना के पीछे कन्वर्ज होती है और उसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जरूर ट्रू है। अब पहले स्टेटमेंट से हम क्यू का सवाल पूछेंगे। हाँ भाई, हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली फादर ऑब्जेक्ट्स आर सीन। क्यों? व्हाई? Because hypermetropia is corrected by converging lens? No. Because in the case of hypermetropia, objects nearer to it, rays converge behind the retina. That's why. तो यहाँ पर assertion reason सही तो है, लेकिन explanation correct नहीं है, तो option B। ठीक है? Third question. Danger signals are made of red color. बिल्कुल, danger, red, सही बताया, true statement. Reason. Velocity of red light in air is maximum, so signals are visible even in dark. Velocity of red light in air. In air. Now, velocity of all the colored lights are same in air. इसी वजह से हमें जो ये रोशनी दिखती है सूरज की, वो रेड ज्यादा नहीं दिखती है, वो वाइट ही दिखती है। अगर अलग अलग कलर होता तो जो कलर हमारे आंखों में पहले आती वो दिखती ना, तो मतलब सब जगह डिस्पर्शन हो रहा होता। नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑल द लाइट्स इन एयर इज सेम, सो योर रीजन इज फॉल्स। तो एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी होना चाहिए, है ना। बढ़िया, तो बोलो तारा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ए और बी नहीं देखना। फिर चौथा सवाल आपके सामने, द स्टार्स ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। या stars twinkle, planets do not. True, correct. Reason, the stars are much bigger in size than the planets. The stars are much bigger in size than the planets. That is also true. Yeah. दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू ही है, तो डी तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन क्या ये वजह है कि भाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग एंड प्लैनेट्स आर नॉट? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। व्हाई? क्योंकि यार स्टार्स बड़े हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सूरज भी तो बड़ा ही है हमारा, थोड़ी ट्विंकल करता है, वो भी तो स्टार ही है। इट्स अबाउट द डिस्टेंस, इट्स अबाउट कि आपका स्टार कितने नजदीक है हमारे अर्थ से। हमारे अर्थ से जब चीजें पास में होती है तो उससे आने वाली रोशनी ज्यादा रिफ्रैक्ट नहीं करती है, और रिफ्रैक्ट करती भी है तो रिफ्रैक्शन का जो क्या इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि आपका जो अर्थ है या तो मतलब आपके आसपास जो भी प्लैनेट्स हैं वो एज कंपेयर टू सितारे बहुत बड़े लगते हैं। तो क्योंकि भाई बहुत बड़े हैं तो ऐसा लगता है कि उनमें सिर्फ एक जगह से लाइट नहीं, सब जगह से लाइट आ रही है, पूरे प्लैनेट से लाइट आ रही है। लेकिन क्योंकि स्टार्स बहुत दूर हैं तो ऐसा लगता है कि एक स्मॉल डॉट से लाइट आ रही है। तो स्मॉल डॉट से आने वाली लाइट आपको रिफ्रैक्ट करके ऐसे 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 करके दिखाई देती है, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, लाइट ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब भी बड़े प्लैनेट जो आपके पास में हैं, जहां उनके सारे जगहों से लाइट आ रही होती है, तो आपकी आंखों में कहीं से ऐसे ऐसे करके आ रही है लाइट, दूसरी जगह से ऐसे ऐसे करके आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही है। जिस वजह से आपको प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। ये इस साल मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है, बट काफी इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करता था। आ गया तो वाट लग जाएगी, क्योंकि अलग से नहीं दिया गया है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कॉन्सेप्ट प्लैनेट्स वाला नहीं है, इसलिए कर लो। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ऑफकोर्स ये बात है एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है। हाँ, पांचवा सवाल, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है ना। आपने 9th ग्रेड में पढ़ा हुआ है कि भाई टिंडल इफेक्ट होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब आपकी लाइट की पाथ दिखती है। रीजन क्या है? The color of the scattered light depends on the size of the scattered particle. The color of the scattered light depends on the size of the scattered particle is also a true statement, है ना। जैसे हमें पता है कि भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप सुबह सुबह उठते हो तो दिखती है कि भाई धूप आ रही है आपके खिड़की से, और अगर आपके रूम में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है तो फिर उसका पाथ दिखाई देता है लाइट का, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये टिंडल इफेक्ट है।
कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल, है ना, जिस साइज का पार्टिकल होगा उस साइज से आपको कलर डिफरेंट दिखाई देगी। मतलब छोटे पार्टिकल से तो ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है, बड़े बड़े पार्टिकल से रेड लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है। सही स्टेटमेंट है ना, सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। दो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट अगेन एक्सप्लेनेशन इज नॉट राइट, है ना। टेंडर इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है, बस कलर पार्टिकल से मतलब ही नहीं है इसका। तो 5 सवाल हो चुके हैं बच्चों, और जैसे मैंने वादा किया था 10 मिनट के अंदर मैंने 5 सवाल कर लिए, आने वाले 5 मिनट के अंदर बाकी 5 सवाल भी कर लेंगे। आप बल्ले बल्ले बोलते जाओ, हिट दी लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में हम फोड़ते जाएंगे। बोर्ड में क्या, प्री बोर्ड में ही फोड़ेंगे, प्री बोर्ड में क्या, मिड टर्म्स में फोड़ेंगे बच्चों, ये वादा है मेरा। 6th क्वेश्चन आपके सामने। अ रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली व्हेन ऑब्जर्वर्स बैक इज टुवर्ड्स द सन, विच इज अगेन अ एक्सट्रीमली ट्रू स्टेटमेंट, है ना। आपको रेनबो देखने के लिए सूरज की किरणें आपसे आपके पीछे से आनी चाहिए। सूरज अगर आपके सामने होगा तो सूरज की लाइट इतनी डोमिनेटिंग होगी कि आपको कुछ और दिखेगा नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यार, आप अपने क्या कहते हैं, फोन का टॉर्च ऑन करके तेज धूप में निकल जाओ, टॉर्च क्या कुछ भी समझ में नहीं आएगा टॉर्च ऑन है कि नहीं, है कि नहीं, वही मैं कह रहा हूं। तो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हाँ भाई, आपके सूरज को आपके पीछे होना चाहिए। रीजन, इंटरनल रिफ्लेक्शन इन दी वाटर ड्रॉपलेट्स कॉज डिस्पर्शन एंड दी फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। जैसे कि आप यहां पर खड़े हो, सूरज की रोशनी आई, रोशनी आने के बाद आपके रेन ड्रॉप में आई, डिस्पर्शन हुआ, और फिर यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और सारी डिस्पर्स लाइट वापस यहां पर आकर रिफ्रैक्शन के बाद आपकी आंखों में पड़ जाती है ना। तो लाइट रे आई, डिस्पर्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर घूम के वापस आपकी आंखों में आ गई। हाँ, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट तो है। Rainbow is sometimes seen in the sky in rainy season only when observers back is towards the sun. Why? Because of the same phenomena. Light पीछे से आती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, आपकी आंखों में यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं वहाँ खड़ा होता या तो अगर मैं उल्टा खड़ा होता तो मुझे रेनबो नहीं दिखाई देती। सही स्टेटमेंट है भाई, बोथ एन आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल। मुझे पता है कि आप लोग चैट में स्पैम कर रहे हो, मुझसे पहले स्पैम कर रहे हो, ये हुई ना बात, यही जोश चाहिए मेरे को। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 7। A beam of white light gives a spectrum on passing through a hollow prism. देखो, बबलू बना रहा है आपको ये सवाल। क्यों बना रहा है ये बबलू? ये बबलू आपको इसलिए बना रहा है क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हॉलो प्रिज्म। मतलब सीबीएसई समझता है आपको बुद्धू, बुड़बक समझता है आपको सीबीएसई कि हॉलो प्रिज्म देखकर भी बच्चे उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि भाई प्रिज्म तो खाली है, इट्स अ हॉलो प्रिज्म, उसमें ग्लास है ही नहीं, तो डिस्पर्शन कैसे होगा? फॉल्स स्टेटमेंट, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। रीजन को ट्रू होना पड़ेगा क्योंकि बोथ आर फॉल्स वाला ऑप्शन ही नहीं है। क्या है भाई रीजन? स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड द प्रिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास प्रिज्म। ऑफ कोर्स सही बात है भाई, रिफ्रैक्शन होगी तो बेंडिंग ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट के डिफरेंस की वजह से होता है। ट्रू है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, समझ में आ गया। अगर बताओ आपको खुद से हॉलो वाला समझ में आता था? अगर मैं नहीं बताता तो सोचते हैं ना ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, मैं नहीं होता तो क्या होता आपका। क्वेश्चन 8 ऑन योर स्क्रीन गाइस। मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच ओनली नियरर ऑब्जेक्ट्स आर सीन बाय द आई। हाँ बिल्कुल सही भाई, मायोपिया के केस में क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती है, नजदीक की चीजें दिखती है ना, नजदीक की चीजें दिखती हैं। ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल भाई, है ना। क्यों? क्योंकि जब दूर की चीजों से रोशनी आती है तो आपकी लेंस रेटिना पे फोकस करने के बजाय रेटिना के सामने फोकस कर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ ठीक है। दी आई बॉल इज elongated, yes that is one of the reasons why myopia happens, कि आपकी आई बॉल ही इतनी लंबी है कि लेंस आपका रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, और सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए ही होना चाहिए इसका जवाब, तो बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं आज के सबसे टफेस्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने आपको कहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये आज का आखिरी सवाल है, क्योंकि 10th क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे शेरो शेरियों होमवर्क होगा, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट्स में देना है अलॉन्ग विद द आंसर, कि क्या आपको लाइट और ह्यूमन आई चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन का सीरीज भी चाहिए कि नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, आखिरी सवाल आज का, बहुत बड़ा है भाई, समझ में भी नहीं आएगा, इसको डायग्राम के साथ करना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा। देयर एग्जिस्ट टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डिविएशन बाय ए प्रिज्म केप्ट इन द एयर। एक प्रिज्म में सवाल बोल रहा है कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करते हैं विद द सेम डिविएशन। सही गलत है? डिविएशन क्या होता है? ये लाइट रे आई, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, रिफ्रैक्ट हुई, इसको एमर्जेंट रे कहते हैं।
ये रिफ्रैक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे को प्रोजेक्ट करूंगा और एमर्जेंट रे को प्रोजेक्ट करूंगा, ये हो गए मेरी एंगल ऑफ डिविएशन। लाइट ऐसे जानी चाहिए था, अब ऐसे जा रही है, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो सवाल ये पूछ रहा है कि भाई ऐसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, ऐसे दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भाई? यहां पर अगर मैं नॉर्मल बना दूं इस सरफेस पे, सो दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करते हैं जहां पर मुझे सेम एंगल ऑफ डिविएशन मिलेगा। बिल्कुल। कैसे भाई? इस साइड से रिफ्रैक्शन होता है तो इस साइड से भी रिफ्रैक्शन होगी। अगर मैं लाइट रे को ऐसे मारूंगा, रिफ्रैक्ट करके ऐसे निकलेगी, तब भी तो मुझे यहां पर सेम एंगल ऑफ डिविएशन मिलेगा ना, क्योंकि प्रिज्म एक ग्लास स्लैब और लेंस की तरह दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट है। तो मैं दोनों साइड से सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस डालूंगा तो सेम एंगल ऑफ डिविएशन मिलेगी मेरे को। ऑफ कोर्स सी बात है भाई साहब, इसमें तक कंफ्यूजन क्या है? लेकिन समझ में आया? तो एसर्शन मेरा ट्रू है भाई साहब। अगर एसर्शन ट्रू है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं कि रीजन क्या है। इन अ प्रिज्म केप्ट इन एयर, अ रे इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सरफेस एंड emerges आउट ऑफ द सेकंड सरफेस, ठीक है। Now if another ray is incident on the second surface along the previous emergent ray, अगर मैं सेम emergent ray के साइड में सेम पाथ में अगर मैं एक और इंसिडेंट रे दूंगा इसी सेम पाथ में, तो अब ये क्या बोल रहा है? Then this ray emerges from the first surface along the previous incident ray, मतलब फिर ये रे ऐसे ही रिफ्रैक्ट करके आपके ऐसे इंसिडेंट रे के पाथ से ही वापस बाहर आएगी। क्या ये सही स्टेटमेंट है? जवाब है बिल्कुल हाँ। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। वो भी लिखा होगा, हाँ देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको भी हम ट्रू ही कहेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा सर? अरे यार भाई, हवा से ग्लास में जा रहा है, ग्लास से हवा में आ रहा है। यहां पर भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हुआ मेरा, तब भी हवा से ग्लास में जा रहा है, ग्लास से हवा में आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन भी सेम होना चाहिए। रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी चेंज ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, किसी और चीज पे नहीं। अगर आपने सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों साइड पर रखा हुआ है तो लाइट वही पाथ फॉलो करेगा। अलग अलग क्यों करेगा भाई? कोई रीजन तो दो। कोई रीजन नहीं है। तो बोथ आर ट्रू एंड बोथ एसेशन रीजनिंग हैव द सेम एक्सप्लेनेशन आल्सो। क्योंकि भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, दो एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं। मजा आया ना? बोला था मैंने। ये सवाल जब बोर्ड में आया था बच्चे परेशान हो गए थे कि सर ये क्या है, बाउंसर क्या बाउंसर? अब समझ में आया। तो ये था आज का आखिरी सवाल एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे पीपल। प्लीज लेट मी नो द आंसर टू दिस होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन अलोंग विद द आंसर कि क्या आपको लाइट और ह्यूमन आई के केस बेस्ड क्वेश्चन के जवाब भी चाहिए। अगर इस सेशन में 500 कमेंट्स क्रॉस हो जाते हैं, विल डेफिनेटली डू इट। 500 लाइक्स भी हो जाने चाहिए कमेंट्स के साथ साथ, ठीक है। और डेफिनेटली भूलेगा नहीं कि भाई इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ बेटा, अगर आपके अंदर भी एक चुल मची हुई है कि कैसे अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करें, तो वेदांतु 9th एंड 10th फिजिक्स चैनल पे, जो मेरा डेडिकेटेड चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे मैं 60 सेकंड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहा हूं विद द मोस्ट क्रिएटिव वे पॉसिबल, शॉर्ट्स के फॉर्मेट पे। तो जाइए चेकआउट करिए। अगर वो अच्छा लगे तो वहां पर भी सब्सक्राइब करना। वहां पर भी हमारी फैमिली 3000 के ऊपर हो चुकी है, 4000 के आसपास जा रहे हैं। वो चैनल भी बढ़ते जा रहा है आपके प्यार की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पेपर। अंटिल देन दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। ख्याल रखिएगा अपना और पीस पीपल।